बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान और दुनिया भर में जाना माना नाम मोहम्मद उसामा अली। एनालिस्ट हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। नाज़रीन, जब ये वीडियो बना रहे हैं तो BBC की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन, पाक ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान का रोल हमेशा से बड़ा वाइब्रेंट रहा है और मोहसिन नकवी पहले ईरान दौरे पर गए, फिर वापस आए, 24 घंटे नहीं गुजरे थे, फिर वापस चले गए। उन्होंने 2 दफ़ा सदर से मुलाकात की, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और अब ये खबर आ रही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो है वो ईरान के दौरे पर हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की जो धमकियां हैं वो उसी तरह बरकरार है कि मुआहदा कर ले, नहीं तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और कल जब कांग्रेस में रिपोर्ट जो है पेंटागन ने थी और उसमें बताया गया, BBC ने ये रिपोर्ट किया कि 40 जहाज जिसमें F-35, F-15 ड्रोन्स बगैर पायलट के तैयारे, ये ईरान अमेरिका जंग में जो है वो उनको या वो तबाह हुए हैं या उनको नुकसान पहुंचा है। ये तो है करंट सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन असल मामला जो हम जानना चाहते हैं, आपको पता ही होता है, खबरों के ऊपर हम तजज़िये या तबसरे नहीं लेते, हम आपको कैलकुलेशंस बताते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ें प्लान कर सकें। और आज की इस वीडियो में मोहम्मद उसामा साहब से पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ UAE के ऊपर इराक की तरफ से हमले भी हो रहे हैं। उनके जौहरी जो एक प्लांट है उसके ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद एक नई जो है तशवीश की लहर जो है वो खलीजी ममालिक में पैदा हुई। और दूसरा, आने वाले दिन किस तरह इन मामलात को लेके चलेंगे, क्या कम बैक हो सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे मोहम्मद उसामा अली से और जानेंगे कि हालात की संगीनी किस कदर हो सकती है। जी उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, अभी 29 तक तो हम नहीं कह सकते कि कोई इसमें कोई बेहतरी आए। हाँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि 2 जून के बाद से कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए जिसमें कुछ एक आप लोगों को एक रेस्टिंग पीरियड मिले। वही, क्योंकि 2 जून के बाद से जब जुपिटर कैंसर में आएगा तो ऐसा लगता है कि इस खित्ते पे, इस एरिया पे करम और फजल, और वो करम और फजल जो वैसे तो आप लोगों को तो क्या कहते हैं खास नहीं आएगा, लेकिन वो होगा। आप लोग उसमें घरों में टिक सकते हैं, इस तरह की सूरत हाल आएगी, बरकत करम। जबकि ईरान के इस मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान की कोशिशें हैं, वो जो भी अपनी वो कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ सिवाय इसके कि ये एक्सरसाइज सिर्फ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और उनकी इंतजामिया को वो कह देते हैं, वो चले जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन। क्योंकि पासदारान और उनके जो माइंडसेट है उसके मुताबिक इनके पास कुछ नहीं है ऐसा देने को। अमेरिका किसी न किसी तरीके अपनी बात मनवाना चाहता है और ईरान वो कभी नहीं मानेगा, वरना ये जंग इस लेवल पे कभी जाती ना। इसने कई दफ़ा झटके लिए हैं। आप लोग इसकी गहराई को समझिए कि ये पहले भी अटैक हुआ था, फिर लेबॉर्ट्रीज तबाह कर दी थी, 5 साल ईरान पीछे चला गया था। अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती तो फिर इनकी लीडरशिप को अपनी जान देने की जरूरत नहीं थी। सिंपल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपको याद है, खुद फ्रंट लाइन पे गए, सब लोग गए, तो वो सब के सब इसलिए नहीं गए कि कंप्रोमाइज हो जाए और वो सब के सब इसलिए भी नहीं गए कि आप यूं समझिए कि ये कोई भी आएगा और ये मीडिएट हो जाएगा। ईरान का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि उनको अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए इन एनी वे। जो उनके इंटरनेशनल कॉर्पोरेट रूल्स रेगुलेशंस जो किसी भी मुल्क को उसके पानियों में एक्सेस देते हैं, ईरान वो यूटिलाइज करेगा। इसी तरह से ईरान अपने मुल्क में जो बनाना चाहे, जो करना चाहे, वो भी करेगा। उसके बाद अगर उसका कोई नेबर दुश्मन की ज़मीन को इस्तेमाल करेगा
दुश्मन उसकी ज़मीन इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली ईरान उस पर अटैक भी करेगा, ये भी एक जायज़ बात है। इसी तरीके से फ़लस्तीन पे अगर जुल्म और हमास की बैकिंग और यमन के अंसारुल्लाह की, वो भी तर्क नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पीछे भी एक रिलीजियस जैसे कहते हैं बाउंड है, रिलीजियस एक नॉट है, वो भी नहीं खुल सकती। तो आप मुझे बताएं इन सारे पॉइंट्स में कौन सा मैंने ऐसा पॉइंट बताया जिसपे आपको लगता है कि ईरान पीछे हो जाएगा, या ईरान गलत है तो पीछे हो जाए ना। आप यूं समझिए कि आप चल यार मैं दोस्त हूं ना तेरा, कोई नहीं, मैं जैसा भी कह रहा हूं तू कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जिस एनवायरनमेंट में या जिस माहौल में अपने बच्चों की लाशें उठाए खड़े हैं, अपने लीडर्स की लाशें उठाए खड़े हैं, वो कंप्रोमाइज के लिए नहीं उठाए खड़े। आप बस आ जाए कि जो इस वक्त मीडिया पे दुनिया में ट्रम्प माहौल बनाता है वो भी अपनी स्टॉक मार्केट्स के लिए होता है, और पाकिस्तान का भी ये जो कभी आसिम साहब चले गए, कभी मोहसिन नकवी साहब, इनका जाना भी एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए है कि जी आपने जो कहा था हमने जाके कह दिया, कि लगे कि कुछ चल रहा है, बादशाह चल रही है। और कोशिश ये है कि ट्रम्प सिर्फ ये अब चाहेगा कि सीज फायर एक्सटेंशन पे बात हो जाए, और जो भी हमला किया जाए ईरान पे या ईरान उन पे करे तो उस पर लिखा जाए एक दो बातें चाहिए उसको। एक तो लिखा जाए सीज फायर की खिलाफ वर्जी, जंग नहीं, सीज फायर की खिलाफ वर्जी, बस ये टाइटल बने। और दूसरा वो चाहता है कि यूएई ईरान जंग कहलाई जाएगी, इस जंग का टाइटल हो यूएई और ईरान आपस में, अमेरिका का नाम थोड़ा सा कम हो जाए किसी तरीके, और जो सामने वाले हैं इनको किसी तरीके उसमें ला के उनके नाम पे खेला जाए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रम्प की एक धमकी उसको हिला देती है, ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होने लगती हैं। देखिए खुदा के मुकाबले में निज़ाम कायम हुआ है, तो फिर खुदाई निज़ाम के मुकाबले में जो दुनियावी एक निज़ाम है उसमें ये मैकेनिज्म तो होना ही था। ग्रिप चेक करें, वो बयान देता है और सारे का सारा जैसे कहते हैं एकदम मार्केट गिर जाती है। वो बयान देता है, मार्केट ऊपर उठने लगती है। कैसा दुनिया बंधी हुई है एक शख्स की जबान में, यहां से समझे। इसी तरीके से मैं अमूमन ये देख रहा होता हूँ कि जैसे कैमरे की आंख ने आप लोगों को कैप्चर किया हुआ है, अल्लाह देख रहा है, डजंट मैटर। कैमरे अगर देख रहा है तो फौरन सीट बेल्ट, फौरन कानून की पाबंदियां, फौरन एवरीथिंग। कैमरा देख रहा है, एक आंख देख रही है आपको, और वो आंख आपको हर जगह आप देख रही है, यहाँ सीसीटीवी है, यहाँ सीसीटीवी। अल्लाह के देखने के मुकाबले में कि आपको किसी अल्लाह के निज़ाम के नीचे किसी और निज़ाम में हॉस्टाइल करके जिंदगी गुजरवाई जाए, बस मिशन यही है शैतान का, और इससे कुछ नहीं निकलना। 29 तक ये अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी, 29 मई तक एज यूजुअल जैसे चल रहा है। अचानक हमले के चांसेस रहेंगे, शदीद हमले के चांसेस रहेंगे, और 2 जून के बाद मुझे बस यही फिक्र रहती है कि अमेरिका पाकिस्तान को डिच ना कर दे, यूज ना कर ले, कि इधर से हमसे भेजे और उधर से कोई बहुत बड़ा अटैक करवा दे, और हमारी सुबकी भी हो जाए और हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो जाए। फिर हमारे ऐसे खराब होंगे कि उसको कौन ठीक करने आएगा। पाकिस्तान ईरान अगर खराब हुए ना कभी, ये ज़हन में रखिएगा, तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो इसको ठीक कर सके। मतलब कोई, आप सोचिएगा इस पे, कभी गौर करिएगा कि अगर पाकिस्तान ईरान खराब हो गए तो कौन हम दोनों के दरमियान में मीडिएट करेगा? कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं। इसी तरीके से जो मुझे ये डर रहता ही है कि पाकिस्तान को कहीं यूज करके कोई ऐसा बहुत बड़ा ईरानियों पे हमला ना कर दिया जाए जिसके लिए ताहयात पाकिस्तान और ईरान की दुश्मनी की बुनियादें ना कायम कर दें। इनका मिशन है खुद नहीं लड़ना। नेतन्याहू का मिशन ही ये है कि जीसीसी को टकरवा देना या पाकिस्तान ईरान का खात्मा, लेकिन एक दूसरे के हाथों किसी तरीके हो जाए तो कितना अच्छा है, बस ये मिशन है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये मीडिएशन जो है बहुत ज्यादा कारगर नहीं होने वाली। उसामा साहब, ये पाकिस्तान का ना माज़रत थोड़ा सा ना तारीख का धारा ठीक कर लें, आप ज़रा गाइड भी कर दें कि पाकिस्तान ने हमेशा ईरान को अपना ब्रदर मुल्क समझा है, हमेशा समझा है,
لیکن چابہار بندرگاہ کس کے ہاتھوں استعمال ہوئی؟ کہاں سے جاسوس پاکستان میں آئے؟ کہاں سے انرسٹ پاکستان میں امپورٹ ہوا؟ سر یہ اٹ واز ایران. یہ تھوڑا سا کلیئر کریں. یہ پاکستان کا بڑا پن ہے کہ پاکستان نے کبھی کچھ نہیں کیا. It was not Iran, it was the Israeli agents, Israeli خفیہ agents, those are working in Iran. کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ کتنے پکڑے گئے جاسوس؟ 900 تو اگلے دن کو ہی پکڑے گئے، اس سے پیچھے پکڑے گئے. ایران تو بھرا ہی اسرائیلیوں سے گیا، اس کی اپنی لیڈرشپ گئی. اسماعیل ہانیہ کا جو اٹیک تھا، جو ان کا پکڑا جانا تھا، اور سارا مطلب کہیں بھی. اب غور سے دیکھیں تو صحیح، جتنا بھی ایران میں یہ سب ہوا، ایران خود بھی اس کا شکار ہوا. اگر ایران نہ ہوتا، ہزاروں ابھی جو احتجاج میں اسرائیلی ایجنٹ پکڑے گئے، عورت، خواتین، وہ جو صحافی مسلمان بنے ہوئے، کنورٹ ہوئے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیے تھا کہ پاکستان ایران کے تعلقات خراب کیے جائیں. وہاں بیٹھ کے اس طرح کی ساری پلاننگز کروائی گئی. اور گھوم پھر کے انڈیا کا جو بھی فیس تھا وہ آج کھل کے سامنے آ گیا، ایران کے بھی، اور انڈیا کے ہی ذریعے ان کو بھی پلانٹ کیا گیا. تو ایران خود اس کا افیکٹی جب ہو گیا، تو اب ہم ایران کو نہیں کہہ سکتے کہ یو ور دا پارٹ آف اٹ، کیونکہ اس نے ایران کو بھی ہٹ کیا، ایران کی لیڈرشپ کو، ایران کے لوگوں کو، سب کو ہٹ کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گولی آپ کو بھی لگ جائے، مجھے بھی لگ جائے. تو سر بندرگاہ جو چابہار کی ہے، وہاں انڈیا کی کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ ہے. وہ کیا اسرائیل نے آ کے انڈیا کو دلوائی تھی؟ وہ اسی حکومت نے دی تھی نا، یہی تھے سارے. ایران کے اوپر جب سینکشنز میں پوری دنیا میں اگر کوئی ملک آگے ہی نہیں آ رہا کہ اس سے چیزیں لے، اس کی ٹریڈ کو آگے بڑھائے، اس کے معاملات کو آگے بڑھائے، تو اگر انڈیا نے آگے جا کے اس کو یہ آفر کی تو ایران ہیز نو آپشن. ایران کے پاس آپشن ہی نہیں تھی. آج چائنا آگے بڑھا تو وہ اس کو کر رہا ہے، جو بھی اس کو اس کی بارٹر ٹریڈ کے تحت ڈالر کو جیسے کہتے سائڈ پہ کر کے، کوئی بھی آپ ہو ہم ہو، اب ہمیں ڈالر نہ ملے، ہمیں دیکھیں جو بھی کرے گا بزنس پاکستان کی پروڈکٹس لینا چاہے گا، ہم اس کو دیں گے. ہم گوادر بھی دیں گے، ہم ڈڈو کھانوں کو دے سکتے ہیں، گوادر کون سی بات ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کل کو اٹھ کے کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ نے تو ان لوگوں کو گوادر دے دی جو جدھر اسلام کا نام لینا، ان کے ملک میں داڑھی رکھنا اسلام ہی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کل کو کیا جسٹیفائی کریں گے اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک. تو اس لیے یہ تھوڑی سی ڈیپ باتیں. سامنے کی بات یہی ہے کہ ان کے پاس انڈیا کوئی سارا حرام نہیں ہے. مطلب انڈیا کی مودی حرام ہے، مودی کی سوچیں حرام ہے، اجیت ڈوول جو اتنے عرصے سے چمٹا ہوا وہ حرام ہے. مطلب یوں سمجھیں کہ یہ شخصیات حرام ہوتی ہیں یا حلال ہوتی ہیں. مطلب ان کی سوچیں، ان کی نیگیٹو تھاٹس، وہ کشمیر کو جو سوچتے ہیں، پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے جو پلانز ہیں یا جو بھی ان کی ایمبیشنز ہیں. لیکن کیا پورا انڈیا، کیا پوری انڈین عوام؟ تو نہیں، وہ ہم تو ایک ہی ہیں. انڈین عوام ہو، ساتھ پڑے پنجاب کا سکھ بیٹھا ہے، ہم ایک ہیں. مسلمان اتنا بیٹھا ہے، ہندو اتنا ہے، ادھر ادھر کون سا فرق ہے؟ ہمارے اور عوامی کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ نہیں ہے. انڈیا کی گورنمنٹ کی پالیسیز اور ان کی بات ہے کہ آج مودی کا جو روپ ہے، جو مودی کی جس طرح سے پاکستان پہ بری نظر ہے، اسرائیل کا جیسے یہ بچہ بن گیا، یہ انڈیا کے لیے ڈیمیجنگ ہے. ماضی کا انڈیا ہو سکتا ہے اس وقت کی حکومتیں جو اپنے حساب سے ہمت کر کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لیا ہوگا نا چابہار کا سٹیپ، لیکن بعد میں ان کو جس طریقے کا فیس کرنا پڑا ہوگا پھر وہ سٹیپ بیک ہو گئے ہوں گے. تو یہ تو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، یہ چلتی رہتی ہے. لیکن فی الحال کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ مطمئن نہ ہوں. یہ صرف ٹائم بائے کر رہا ہے اور اپنا کسی طریقے سے کچھ فیس سیونگ چاہتا ہے. اور زیادہ تر مجھے یہی لگتا ہے کہ ورنہ پھر لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کے کچھ اس طریقے سے آگے کچھ سکون کے دن ہو سکتے ہیں. اس کے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن ہوں گے کوئی جون کے مڈ کے بعد کے. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.